नमस्कार। आज हम कानून की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर गहराई से बात करने वाले हैं जो अक्सर सुनने में आता है, लेकिन जिसकी बारीकियां समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ। हमारे पास जुरिस मास्टर चैनल की एक विस्तृत वीडियो स्क्रिप्ट है जो बताती है कि कानून की नज़र में ऑफेंस यानी अपराध आखिर होता क्या है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, ये स्क्रिप्ट बेलेबल यानी जमानती और नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती अपराधों के बीच के फर्क को बहुत साफ तरीके से समझाती है। बिल्कुल, ये बहुत अहम फर्क है। तो आज का हमारा काम है इस स्क्रिप्ट के जरिए इन कानूनी शब्दों के जाल को सुलझाना और समझना कि भारतीय कानूनी सिस्टम में, खासकर नए कानूनों जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हाँ, बीएनएसएस और बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। हाँ, बीएनएस के आने के बाद इन शब्दों का असल मतलब क्या है और ये आम आदमी को कैसे प्रभावित करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। छात्रों के लिए नहीं, बल्कि मैं कहूंगी हर नागरिक के लिए जानना अहम है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरी तरफ समाज की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। बहुत ही बुनियादी है ये। सही कहा। तो सबसे पहले इसी स्क्रिप्ट के आधार पर समझते हैं कि ये ऑफेंस या अपराध आखिर है क्या। बहुत आम शब्द है, पर कानूनी परिभाषा क्या कहती है? हाँ, तो स्क्रिप्ट में बीएनएसएस का जिक्र है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। अच्छा। उसकी धारा 2(1)Q जहां तक मुझे याद है, वो बताती है कि ऑफेंस का मतलब है कोई भी ऐसा एक्ट यानी काम करना। कोई काम करना? हाँ, या फिर कोई ऐसा ओमिशन यानी कुछ जरूरी काम न करना। अच्छा, कुछ न करना भी ऑफेंस हो सकता है? जी हाँ, अगर वो काम करना कानूनन जरूरी था और आपने नहीं किया। शर्त यह है कि वो एक्ट या ओमिशन उस समय लागू किसी भी कानून के तहत सजा योग्य माने पनिशेबल हो। पनिशेबल होना चाहिए। स्क्रिप्ट में शायद उदाहरण भी थे। जी बिल्कुल। जैसे एक्ट का उदाहरण दिया है चोरी, थेफ्ट, मतलब किसी और की चीज ले लेना। इसके लिए बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में सजा है। और ओमिशन का? ओमिशन का उदाहरण है, मान लीजिए कानून आप पर किसी आश्रित डिपेंडेंट के भरण पोषण की जिम्मेदारी डालता है जी। और आप जानबूझकर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, तो ये चूक भी एक ऑफेंस बन सकती है। बीएनएसएस की धारा 144 में इसका जिक्र है। तो मतलब सीधा सा नियम है। हाँ। अगर कोई काम कानूनन मना है और आप वो करते हैं, हाँ। या कोई काम कानूनन जरूरी है और आप वो नहीं करते, हाँ। और दोनों ही सूरतों में सजा का प्रावधान है, तो वो ऑफेंस है। हाँ बिल्कुल, पर इसमें एक और परत है, जैसा आपने कहा। हाँ, वो क्या है? स्क्रिप्ट ऑफेंस के 2 जरूरी तत्वों पर भी जोर देती है। इन्हें समझना जरूरी है। पहला है एक्टस रियस। एक्टस रियस, ये क्या है? मतलब असल काम? हाँ, वो असल शारीरिक कार्य या चूक, वो एक्शन जो कानून की नजर में गलत है। जैसे चोरी के मामले में किसी की चीज उठा लेना, ये एक्टस रियस है। ठीक है। या जरूरी काम न करने के मामले में भरण पोषण न करना एक्टस रियस है। समझ गया। और दूसरा तत्व? दूसरा उतना ही महत्वपूर्ण तत्व है मेंस रिया। मेंस रिया, हाँ, ये तो सुना है काफी। इसका मतलब है इरादा, गलत इरादा। बिल्कुल। आमतौर पर इसका मतलब है आपराधिक इरादा या ये जानकारी होना कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। स्क्रिप्ट साफ करती है कि ज्यादातर अपराधों के लिए एक्टस रियस के साथ साथ मेंस रिया यानी गलत इरादे का होना भी जरूरी है। अच्छा, मतलब सिर्फ काम करना काफी नहीं, इरादा भी गलत होना चाहिए अक्सर। ज्यादातर मामलों में हाँ, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जिन्हें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस कहते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी? हाँ, इन खास मामलों में सिर्फ गलत काम कर देना ही काफी होता है। आपका इरादा क्या था ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर ये एक्सेप्शंस हैं। कुल अब स्क्रिप्ट आगे बढ़ती है और बताती है कि सारे अपराध एक जैसे नहीं होते। कानून उन्हें अलग अलग तरह से क्लासिफाई करता है, वर्गीकृत करता है। जी हाँ, कई आधार है वर्गीकरण के। स्क्रिप्ट में कई तरह की वर्गीकरण का जिक्र है, जैसे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। मतलब पुलिस बिना वारंट पकड़ सकती है या नहीं। जैसे हत्या कॉग्निजेबल है, मानहानि नॉन कॉग्निजेबल। हाँ, या फिर कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, यानी क्या मामले में समझौता हो सकता है या नहीं। जी, जैसे साधारण चोट में शायद हो जाए, पर रेप या डकैती में नहीं। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस वर्गीकरण पर गहराई से बात करने वाले हैं और जो स्क्रिप्ट का मुख्य फोकस भी है, वो है बेलेबल बनाम नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये बीएनएसएस की धारा 2(1)A में भी परिभाषित है। और ये वर्गीकरण सीधे तौर पर जमानत यानी बेल के अधिकार से जुड़ा है। बेल, जमानत, हाँ, ये शब्द तो गिरफ्तारी के साथ ही दिमाग में आता है। बिल्कुल, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति के लिए सबसे पहला और सबसे अहम सवाल बन जाता है ये। स्क्रिप्ट के मुताबिक ये फर्क बहुत बुनियादी है। क्या फर्क है?
देखिए, बेलेबल ऑफेंस वो हैं जिन्हें कानून में खासतौर पर बीएनएसएस के फर्स्ट शेड्यूल में साफ साफ जमानती बताया गया है। अच्छा, एक लिस्ट है मतलब। हाँ, शेड्यूल में बताया गया है। स्क्रिप्ट उदाहरण देती है जैसे साधारण मारपीट या मामूली चोट पहुंचाना, ये आमतौर पर कम गंभीर माने जाते हैं। ठीक है। और नॉन बेलेबल? वहीं नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसकी परिभाषा थोड़ी अलग है। अगर कोई अपराध फर्स्ट शेड्यूल में या किसी और कानून में स्पष्ट रूप से बेलेबल नहीं लिखा है, तो उसे अपने आप ही नॉन बेलेबल मान लिया जाता है। ओ अच्छा, मतलब जो बेलेबल लिस्ट में नहीं वो सब नॉन बेलेबल। मोटे तौर पर हाँ, यही नियम है। ये अपने आप में इशारा करता है कि कानून इसे ज्यादा गंभीर प्रकृति का अपराध मानता है। ये तो बड़ा अहम फर्क है। फर्स्ट शेड्यूल एक तरह की लक्ष्मण रेखा हो गई। कह सकते हैं, वो एक गाइड की तरह काम करता है। तो फिर इस फर्क का असली मतलब क्या है? जमीन पर इसका क्या असर पड़ता है? स्क्रिप्ट इन दोनों के बीच क्या मुख्य अंतर बताती है? यहीं पर बात शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है। हाँ, यहीं पर आम आदमी के लिए मतलब सामने आता है। स्क्रिप्ट के हिसाब से सबसे बड़ा अंतर तो जमानत के अधिकार को लेकर है। बिल्कुल बेलेबल अपराध में जमानत मिलना एक अधिकार है, बेल एज ऑफ राइट, ऐसा लिखा है स्क्रिप्ट में। जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गिरफ्तार व्यक्ति जमानत की शर्तें जैसे बॉन्ड भरना या जमानतदार पेश करना पूरी करता है, तो पुलिस या कोर्ट को उसे जमानत देनी होगी। मतलब कोई अगर मगर नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर अधिकारी या कोर्ट की मर्जी नहीं चलती। कानून कहता है कि जमानत देनी है तो देनी है। इसे स्क्रिप्ट में न्यूनतम विवेक, मिनिमल डिस्क्रेशन कहा गया है। मतलब विवेक है ही नहीं, लगभग देना ही है। वाह, ये तो बड़ी बात है। लेकिन नॉन बेलेबल अपराधों में स्थिति बिल्कुल उलट है। एकदम उलट। स्क्रिप्ट कहती है कि यहाँ जमानत अधिकार नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह कोर्ट के विवेक यानी डिस्क्रेशन पर निर्भर करता है। कोर्ट तय करेगा कि जमानत देनी है या नहीं। हाँ, और ये विवेक कई बातों पर निर्भर करता है, जिसे स्क्रिप्ट निर्भर विवेक कहती है। किन बातों पर? कोर्ट देखेगा कि अपराध कितना गंभीर है, आरोपी के खिलाफ सबूत कैसे हैं, क्या उसके भाग जाने का डर है, क्या वो गवाहों को धमका सकता है, और क्या उसे जमानत पर छोड़ना समाज के हित में होगा। पब्लिक इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब यहाँ कोर्ट बहुत सारी चीजें तौलेगा। जी हाँ, ये एक विस्तृत जांच के बाद तय होता है। दूसरा बड़ा अंतर, जैसा आपने इशारा किया, अपराध की गंभीरता से जुड़ा है। बिल्कुल, स्क्रिप्ट बताती है कि बेलेबल अपराध आमतौर पर कम गंभीर माने जाते हैं, जिनमें सजा अक्सर 3 साल से कम होती है या सिर्फ जुर्माना होता है। ठीक है। जबकि नॉन बेलेबल अपराध ज्यादा गंभीर किस्म के होते हैं, जिनमें सजा 3 साल से ज्यादा, आजीवन कारावास या मौत की सजा भी हो सकती है। तो गंभीरता का लेवल ही तय कर देता है कि जमानत अधिकार होगी या विवेक का मामला। हाँ, कानून का मानना है कि कम गंभीर मामलों में व्यक्ति को सुनवाई से पहले जेल में रखना ठीक नहीं, उसकी आज़ादी जरूरी है। जबकि गंभीर मामलों में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, समाज की सुरक्षा भी देखनी है। स्क्रिप्ट में उदाहरण भी है ना इसके? कौन से अपराध बेलेबल, कौन से नॉन बेलेबल? जी, उदाहरण दिए हैं। बेलेबल में जैसे सार्वजनिक स्थान पर लड़ना, अफरे, रिश्वत लेना देना, ब्राइबरी, झूठे सबूत देना, फॉल्स एविडेंस, ये सब। और नॉन बेलेबल में जाहिर है गंभीर वाले होंगे। हाँ, जैसे हत्या, मर्डर, डकैती, डकैती, गंभीर चोट पहुंचाना, ग्रीवियस हर्ट, बलात्कार, रेप जैसे अपराध शामिल हैं। ये उदाहरण समझने में मदद करते हैं कि किस तरह के अपराध किस कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल, और आखिर में स्क्रिप्ट रिहाई की प्रक्रिया के अंदर पर भी रोशनी डालती है। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बेलेबल में जैसा हमने कहा, शर्तें पूरी होने पर रिहाई लगभग तय है और तुरंत हो सकती है। मतलब पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल सकती है। हाँ, कई बेलेबल मामलों में पुलिस अधिकारी ही जमानत दे सकता है। प्रक्रिया काफी सीधी है। लेकिन नॉन बेलेबल में? जबकि नॉन बेलेबल में जमानत मिलना एक पूरी प्रक्रिया है। आरोपी को कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ती है। अच्छा, कोर्ट जाना ही पड़ेगा? हाँ, फिर कोर्ट दोनों पक्षों को सुनता है, प्रोसिक्यूशन को भी, डिफेंस को भी, सारे तथ्यों पर विचार करता है और तब फैसला लेता है। इसमें समय लग सकता है। कितना समय? ये केस पर निर्भर करता है। कुछ दिन भी लग सकते हैं, हफ्ते भी, और कई बार जमानत नामंजूर होने पर व्यक्ति को लंबी न्यायिक हिरासत में रहना पड़ सकता है, जब तक कि ट्रायल पूरा ना हो जाए। ओहो, तो इसका व्यावहारिक असर तो बहुत बड़ा है। बहुत ज्यादा। तो जमानत की प्रक्रिया चलती कैसे है, खासकर जब अधिकार अलग अलग हैं? स्क्रिप्ट बेलेबल मामलों के लिए एक जरूरी प्रक्रियात्मक अधिकार बताती है। BNSS की धारा 47(2) का जिक्र है। हाँ, सेक्शन 47(2). इसके तहत गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की ये ड्यूटी है कि वो गिरफ्तार व्यक्ति को बताए कि उस पर लगे आरोप जमानती हैं और वो जमानत का हकदार है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। हाँ,
ये एक अहम सुरक्षा कवच है। व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसके पास जमानत का अधिकार है और वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। जानकारी देना पुलिस की जिम्मेदारी है। ये बहुत अच्छा प्रावधान है। और नॉन बेलेबल मामलों में प्रक्रिया क्या है? क्या नॉन बेलेबल का मतलब है कि जमानत मिलेगी ही नहीं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा हमने कहा, ये कोर्ट के विवेक पर है। नॉन बेलेबल का मतलब जमानत से इनकार नहीं है। अच्छा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जमानत अपने आप नहीं मिलेगी। कोर्ट केस के मेरिट्स देखेगा। आरोपी को कोर्ट में अर्जी देनी होगी और फिर कोर्ट अभियोजन पक्ष, प्रोसिक्यूशन और बचाव पक्ष, डिफेंस की दलीलें सुनेगा और उन सभी कारकों का मूल्यांकन करेगा जिनका हमने पहले जिक्र किया। मतलब अपराध की गंभीरता, सबूत, भागने का खतरा। हाँ, गवाहों को प्रभावित करने का डर, लोकहित वगैरह सब कुछ देखा जाएगा। तो ये पूरी तरह कोर्ट पर निर्भर है। स्क्रिप्ट यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण केस का उदाहरण देती है। कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन 2005 का मामला। अच्छा, इस केस में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि नॉन बेलेबल अपराध में भी जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने खास तौर पर यह देखा कि पहली नजर में, मतलब प्रीमा फेसी, अभियोजन पक्ष का केस कितना मजबूत है। अगर केस कमजोर लग रहा हो, सबूत उतने पुख्ता ना हो, तो गंभीर अपराध में भी जमानत मिल सकती है। मतलब जमानत से इनकार ऑटोमेटिक नहीं है। अच्छा, तो ये केस दिखाता है कि नॉन बेलेबल एक बंद दरवाजा नहीं है, बल्कि एक ऊंची दहलीज है जिसे पार करने के लिए कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ता है। हर केस अपने आप में अलग है। बिल्कुल, यही न्यायिक विवेक का सिद्धांत है। जुडिशियल डिस्क्रेशन। कोर्ट हर मामले को उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तौलता है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कानून ने ये वर्गीकरण किया ही क्यों? बेलेबल और नॉन बेलेबल में बांटने का मकसद क्या है? स्क्रिप्ट इस पर क्या कहती है? स्क्रिप्ट इसके पीछे के संतुलन साधने वाले उद्देश्य को बहुत साफ तौर पर बताती है। संतुलन? कैसा संतुलन? ये वर्गीकरण असल में दो महत्वपूर्ण मूल्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लिबर्टी, और सार्वजनिक सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक सुरक्षा, हाँ, ये तो हमेशा से कानून के सामने चुनौती रही है। ये वर्गीकरण इसमें कैसे मदद करता है? आप सोचिए, अगर हर अपराध, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, नॉन बेलेबल होता और जमानत सिर्फ कोर्ट के विवेक पर मिलती, तो क्या होता? तो शायद बहुत से लोग छोटी छोटी बातों के लिए भी जेल में पड़े रहते जब तक कोर्ट फैसला ना सुनाता। मामूली अपराधों के लिए भी शायद लंबे समय तक सुनवाई का इंतजार करते हुए जेल में रहते। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता और जब तक दोषी साबित न हो, निर्दोष माने जाने का जो सिद्धांत है वो कमजोर पड़ता। सही बात है। और दूसरी तरफ अगर सब कुछ बेलेबल होता तो? हाँ, दूसरी तरफ अगर हर अपराध, चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, बेलेबल होता और जमानत अधिकार बन जाती, तो शायद हत्या, डकैती जैसे गंभीर अपराधों के आरोपी भी आसानी से बाहर आ जाते, जिससे समाज की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी, सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती थी या पीड़ितों को डराया धमकाया जा सकता था। तो ये वर्गीकरण एक तरह का फिल्टर है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश। हाँ, स्क्रिप्ट इसे जमानत नीति के लिए एक सीमा या थ्रेशोल्ड की तरह देखती है, एक लाइन खींचने जैसा है। कैसे? कम गंभीर अपराधों में जमानत को अधिकार बनाकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी गई है। ये सुनिश्चित करता है कि लोगों को अनावश्यक रूप से सुनवाई से पहले हिरासत में ना रखा जाए। वहीं ज्यादा गंभीर अपराधों, नॉन बेलेबल में जमानत को कोर्ट के विवेक पर छोड़कर ये तय किया जाता है कि फैसला लेने से पहले सार्वजनिक सुरक्षा, न्याय प्रक्रिया की अखंडता जैसे पहलुओं पर न्यायिक विचार जरूर हो। अच्छा, ये पूरी जमानत प्रणाली का आधार है, जो इन दो जरूरी मूल्यों के बीच संतुलन बनाने का एक व्यवहारिक तरीका है। तो कुल मिलाकर, जैसा कि जूरिस मास्टर की स्क्रिप्ट जोर देती है, पहले तो ऑफेंस क्या है ये समझना और फिर बेलेबल और नॉन बेलेबल अपराधों के बीच के इस अहम फर्क को जानना हमारे कानूनी सिस्टम को समझने के लिए बेहद जरूरी है। निश्चित रूप से ये सीधे तौर पर किसी की गिरफ्तारी के बाद उसके अधिकारों और जमानत पाने की पूरी संभावनाओं को तय करता है। बिल्कुल। ये वर्गीकरण दिखाता है कि हमारा कानून किसी अपराध की गंभीरता के आधार पर सुनवाई से पहले व्यक्ति की आज़ादी, प्री ट्रायल लिबर्टी को कैसे देखता है और उसे कैसे रेगुलेट करता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज की सुरक्षा के बीच लगातार चलने वाले संतुलन का एक जीता जागता उदाहरण है। चलिए, आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं, जो इसी स्क्रिप्ट की बातों से उभरता है। जी। स्क्रिप्ट में यह साफ बताया गया है
कि नॉन बेलेबल मामलों में जमानत पर फैसला करते वक्त कोर्ट सबूतों की मजबूती और लोकहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट को देखता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या समय के साथ या समाज की बदलती सोच के साथ सबूतों की मजबूती की परिभाषा या लोकहित की धारणा बदल सकती है? दिलचस्प सवाल है। और अगर ऐसा होता है तो ये असलियत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच के संतुलन को कैसे प्रभावित कर सकता है? भले ही कानून के शब्द वही रहें, इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, लोकहित की व्याख्या समय और समाज के साथ बदल सकती है और इसका असर जमानत के फैसलों पर भी पड़ सकता है। ये सोचने का अच्छा बिंदु है।